हेलो बच्चा, आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो वीआरवी वीआरएफ पे टॉपिक है। जैसे कि आप जानते हैं कि आपके चैनल विद्या स्पेक्ट्रम पे हम टेक्निकल कंटेंट में ये टॉपिक्स लेके आते हैं एचवीएसी से रिलेटेड और टेक्निकल प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड जो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होते हैं। तो आप ये जानते हैं कि बहुत सारे बच्चों ने और बहुत सारे जो हमारे टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं उन्होंने हमको कमेंट्स करके कहा कि सर एएचयू पे वीडियो बनाइए, वीआरएफ पे वीडियो बनाइए। तो सबसे पहले हमने ये सोचा कि क्यों ना वीआरवी वीआरएफ पे ही वीडियो बनाई जाए। तो आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे वो है इंट्रोडक्शन ऑफ वीआरवी एंड वीआरएफ। तो ये है क्या वीआरवी और वीआरएफ? ये एक्चुअली वीआरवी है वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम और वीआरएफ है वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो। दोनों टेक्नोलॉजी लगभग सेम है, बस ब्रांड का और कंपनी का डिफरेंस है, वो अभी आप आगे देखेंगे। वीडियो पे बने रहना है, लाइक कमेंट और वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो आगे अब जैसे हम लोग हिस्ट्री वगैरह वीआरवी की देखेंगे तो 1980 में वीआरवी को जो लॉन्च किया था वो डाइकिन ने किया। तो डाइकिन ने इस टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया। अभी आप देखेंगे कि वीआरवी कैसे वर्क करता है, उसका ब्लॉक डायग्राम और उसमें पूरी स्टडी आप लोग इस वीडियो में करेंगे, बन रही वीडियो में। तो अब इसमें वीआरवी टेक्नोलॉजी जो होती है हमारी वो डाइकिन ने बनाई और डाइकिन ने उसको लॉन्च किया। वीआरएफ टेक्नोलॉजी उसी टेक्नोलॉजी में बेस्ड दूसरी कंपनीज ने उसको वहां पे अडॉप्ट किया और वहां पे उसको नाम दिया वीआरएफ, वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो। अब ये है क्या बच्चा? इसमें देखिए सबसे पहली चीज कि इसमें करेंगे क्या, जैसे फॉर एन एग्जांपल मेरे पास 10 कमरों की साइट है, 10 कमरों की साइट है और 10 कमरों में हमें इंडोर लगाना है। इंडोर वॉल माउंट भी हो सकता है, सीलिंग भी हो सकती है, अलग अलग टाइप के हमारे इंडोर हमें लगाना है और अलग अलग टेम्परेचर कंट्रोल पर चलाना है। तो अब उसको अलग अलग टेम्परेचर पे, अलग अलग कूलिंग्स पे, कूलिंग लोड पे उसको चलाना है। तो एक आउटडोर से सेवरल मल्टीपल इंडोर को वर्क कराना, यह है प्रोसेस वीआरवी एंड वीआरएफ। एक ही आउटडोर से मल्टीपल इंडोर को वर्क कराना। जैसे कि आप जानते हैं कि एक इंडोर का एक आउटडोर होता है, ये हमारा कहलाता है स्प्लिट एसी, जैसे कन्वेंशनल एसी आप देखते हैं। लेकिन वीआरवी वीआरएफ में क्या होता है, ऐसा नहीं होता। हर सारे जो 10 कमरे मेरे पास हैं, 10 इंडोर मेरे पास लगे हुए हैं, तो 10 इंडोर्स का 10 आउटडोर नहीं होगा, एक ही आउटडोर होगा, उसको हम बोलेंगे ओडीयू, आउटडोर यूनिट। तो अभी आप देख रहे हैं। तो व्हाट इज वीआरएफ सिस्टम? रेफ्रिजरेंट इज डायरेक्टली यूज्ड टू कूल द एयर, however traditional HVAC system water is used to cool the air। तो इसमें क्या करते हैं, हम एयर को कूल करते हैं। ट्रेडिशनल एसी में क्या आता था, चिलर में क्या होता था, चिलर में हम वाटर को कूल करते थे। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, एयर को कूल कर रहे हैं रेफ्रिजरेंट के थ्रू। तो वीआरएफ कैन आर एन एनर्जी एफिशिएंट वे टू कूल द एयर कंडीशनिंग सिस्टम। They are used inverter compressor which have very low power consumption and allow the unit to pull only enough energy। तो इसमें किस पे वर्क करता है ये वीआरएफ? किस पे वर्क करता है? इन्वर्टर कंप्रेसर पे बेस होता है। इसकी वर्किंग होती है इन्वर्टर कंप्रेसर के थ्रू। तो इन्वर्टर कंप्रेसर कैसे वर्क करता है आगे स्लाइड में हम लोग डील करेंगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ वीआरएफ में वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो कंप्रेसेस वन और मोर आउटडोर यूनिट एंड मैनी आईडीयू यानी इनडोर यूनिट कनेक्टेड टू थ्रू आर रेफ्रिजरेंट पाइपिंग नेटवर्क। यानी एक आउटडोर हमारा छत पे लगा होगा, रूफ पे लगा होगा या कहीं भी लगा होगा, और 10 कमरों में जो इंडोर यूनिट होंगे वो सारे के सारे उसी एक सिंगल ओडीयू से आउटडोर यूनिट से कनेक्टेड होंगे विद पाइपिंग नेटवर्क से। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब यहां पे जो पाइपिंग नेटवर्क है हमारा वो पूरी जैसे जाल की तरह बिछा होना चाहिए, उसमें सक्शन और डिस्चार्ज दोनों पाइपलाइन चलती रहेगी। मैं आपको भी पाइपलाइन बेस में दिखाऊंगा फोटो में, जो साइड की फोटोज हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ वीआरवी वीआरएफ। और ये आ गया अब हाउ डज द वीआरएफ सिस्टम वर्क। अब ये कैसे वर्क करता है, कैसे वर्क करता है।
तो द टेक्नोलॉजी बिहाइंड वीआरएफ इज इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स बट थिंक ऑफ देम एनहांस्ड वर्जन ऑफ डक्टलेस मिनी स्प्लिट। अब क्या करते थे हम लोग, डक्टेबल एसी लगाते थे, चिलर प्लांट लगाते थे, तो उसमें डक्टिंग करते थे। जब डक्टिंग करते थे तो उसमें कॉस्ट बढ़ती थी, ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ती थी, रनिंग कॉस्ट बढ़ती थी, तो वो इकोनॉमिकल प्रोजेक्ट नहीं होता था मेरा। तो अब क्या हुआ, अब अगर हमने वीआरएफ वीआरवी लगाया तो उसमें पाइपिंग नेटवर्क को करा और पाइपिंग नेटवर्क डायरेक्ट हमारे कमरे में इंडोर यूनिट लग गया, कोई भी डक्टिंग की जरूरत नहीं रही। तो क्या हुआ, अगर हमारा स्मॉल टनेज है, अभी आगे आएगा मैं बताऊंगा, अगर हमारा स्मॉल टनेज है और अगर हम उसकी कंपैरिजन करेंगे वीआरवी की चिलर से या एनी अदर एसी इक्विपमेंट से, तो हमारा वीआरवी जो होगा वो बेटर हमारा होगा दूसरे अदर एसी कंपोनेंट से, चाहे वो एसी चिलर हो, चाहे वो डक्टेबल हो, चाहे वो कोई भी पैकेज एसी हो, तो उससे वीआरएफ और वीआरवी हमारा अच्छा रहेगा। ये जो स्मॉल टनेज की जो मैंने बात करी है, ये आप समझ के चलिए कि 100 से 250 या 300 टन की अगर हम बात करें टीआर, तो अप टू 300 टीआर VRF technology is much better than chiller and any other comparison to any other AC systems. Okay, so VRF system, your building will have multiple indoor units, condensing unit either with a heat pump or heat recovery. अच्छा, इसमें करते क्या है, हीट, ये दो टाइप्स का है, हीट पंप है और हीट रिकवरी है। तो ये VRF के टाइप्स हैं। हीट पंप में क्या होगा, हीटिंग भी होगी, कूलिंग भी होगी। जैसे मेरे 10 कमरे हैं, अब 10 कमरों में हमें एक साथ हीटिंग देनी है, पूरे एक साथ हीटिंग हो जाएगी। अब 10 कमरों में कूलिंग देनी है तो कूलिंग हो जाएगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि भैया 2 कमरे में हमको हीटिंग चाहिए, 8 कमरे में कूलिंग चाहिए, तो फिर हम क्या यूज करेंगे, फिर हम यूज करेंगे हीट रिकवरी सिस्टम। हीट रिकवरी सिस्टम में क्या होगा, 10 कमरे की साइट है मेरी, तो 10 कमरे में 8 कमरे में कूलिंग हो रही है और 2 कमरों में हीटिंग हो रही है। ये एक सिंगल आउटडोर यूनिट से हो रहा बच्चा, एक सिंगल आउटडोर यूनिट से मल्टीपल इंडोर यूनिट्स कनेक्टेड है और ऑपरेट हो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे। ठीक है, और कैसे वर्क हो रहा है, अभी देखा आपने, इन्वर्टर कंप्रेसर। एंड इन्वर्टर कंप्रेसर वर्क्स ऑन द वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी जो हमारे इंडिया में आती है वो 50 हर्ट्ज आती है, आपको हर एक इक्विपमेंट में लिखा मिल जाएगा 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। तो 50 हर्ट्ज हमारे पास नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है। लेकिन जब इन्वर्टर कंप्रेसर देखता है कि लोड बढ़ गया, 10 कमरे में एसी चल रहा है और 18 डिग्री पे चल रहा है, तो अब क्या हुआ, अब कंप्रेसर पे लोड बढ़ा दिया, तो कंप्रेसर पे लोड बढ़ा देगा तो वो कंप्रेसर के आरपीएम को बढ़ा देगा। और जब हमारा 10 कमरे हैं उसमें 2 कमरे में खाली एसी चल रहा है, 8 कमरे में एसी नहीं चल रहा है, तो अब क्या हुआ, अब उसने वीएफडी ने सिग्नल दिया, वेरिएबल रेफ्रिजरेंट जो ड्राइवर होता है उसमें उसने जब सिग्नल दिया, तो अब वो जो वहां माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है तुम्हारे इन्वर्टर कंप्रेसर में, तो अब क्या करेगा कि अब लोड कम हो गया है, तो वो क्या करेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर देगा, यानी आरपीएम उसके कम हो जाएंगे। नॉर्मल कंप्रेसर क्या होता है, अगर वो ट्रिप कर जाता है बंद कर देता है, फिर उसको स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए होता है। स्टार्टिंग टॉर्क में क्या होता है बच्चा, उसमें एम्पियर ज्यादा चाहिए होते हैं, उसको पावर कंजम्पशन इसलिए ज्यादा होता है। तो इन्वर्टर कंप्रेसर में ये नहीं होता। इन्वर्टर कंप्रेसर में क्या होता है, वो बंद नहीं होता, वो होता क्या है, वो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी को हायर फ्रीक्वेंसी कर देता है जब लोड ज्यादा होता है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी को लोअर फ्रीक्वेंसी में कर देता है जब लोड कम होता है, यानी आरपीएम उसके एकदम धीमे हो जाएंगे, एकदम धीमा धीमा चलने लगेगा। जैसे एक कमरे में एसी चल रहा है और 10 कमरे हैं हमारे पास और 10 कनेक्टेड हैं, तो एक कमरा अगर चल रहा है तो क्या होगा, एकदम धीमे धीमे एसी चलेगा, एकदम उसका आरपीएम धीमा हो जाएगा। तो धीमा आरपीएम जब हो जाएगा तो पावर कंजम्पशन रिड्यूस हो जाएगा। जब रुका नहीं कंप्रेसर तो स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए नहीं हमको, तो वहां पे पावर कंजम्पशन बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता है। तो इन्वर्टर कंप्रेसर कैसे काम करता है अभी याद आ रहा। ये जो वर्किंग ऑफ इन्वर्टर कंप्रेसर है, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि 50 हर्ट्ज की पावर सप्लाई मेरे पास आएगी फ्रीक्वेंसी, और वो इन्वर्टर सर्किट पे कैसी हो जाएगी, देखिए अभी मेरे पास क्या है, लोड बहुत ज्यादा है, 10 कमरे हैं और 10 में एसी चालू है, या तो हीटिंग चालू है या तो कूलिंग चालू है। तो अब क्या होगा, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर वर्क करेगा, बहुत तेज घूमेगा, आरपीएम उसके बढ़ जाएंगे। देखिए कंप्रेसर स्पीड देखिए एकदम बढ़ गई है, तो पावर कंजम्पशन का ट्रायंगल देखिए बढ़ गया है, देख रहे हैं आप।
अब देखिए क्या हुआ, अब हमने क्या काम किया, 3 कमरों में एसी बंद कर दिया, 7 कमरे में एसी चल रहा है, थोड़ी फ्रीक्वेंसी उसने कम कर दी। ये देखिए डिफ्लेक्शन थोड़ा कम हो गया, यानी पावर कंजम्पशन थोड़ा सा कम हो गया, यहां से देखिए थोड़ा कम हो गया। अब नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, अब क्या किया, 7 कमरे में एसी चल रहा था, अब 4 कमरे में एसी चल रहा है। तो अब 4 कमरे में एसी चल रहा है तो क्या हो गया, अब और ज्यादा फ्रीक्वेंसी उसने कम कर दिया, यानी कि आरपीएम और कम कर दिया उसने। ये देखिए डिफ्लेक्शन कम हो गया। अब इसका पावर कंजम्पशन देखिए इतना हो गया। अब क्या हुआ, अब ले देखे खाली 2 कमरे में एसी चल रहा है, सब चले गए घर को, 2 बचे हैं, तो 2 कमरे में एसी चल रहा है। तो अब एकदम उसने धीमे धीमे वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एकदम वीएफडी ने क्या काम किया, उसके माइक्रो कंट्रोलर को ऑर्डर दिया, भैया अपनी फ्रीक्वेंसी कम कर दो, अपने आरपीएम कम कर दो। तो उसने अपने आरपीएम को कम कर दिया, और आरपीएम को कम कर दिया तो डिफ्लेक्शन देख रहे हैं आप, आपके सामने है, बिल्कुल कम हो गया डिफ्लेक्शन। और पावर कंजम्पशन देखिए एकदम लोअर पावर कंजम्पशन पे हमारा एसी वर्क करता रहेगा। तो ये हमारा जो पावर कंजम्पशन है देखिए रिड्यूस हो रहा है। जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट रिड्यूस हो रही है वैसे वैसे पावर कंजम्पशन भी हमारा रिड्यूस हो रहा है। तो ये इस तरीके से इन्वर्टर कंप्रेसर वीआरएफ वीआरवी में वर्क करता है। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस इसके क्या है, एक तो सबसे पहली चीज हम हीटिंग कर सकते हैं, कूलिंग भी कर सकते हैं, साइमल्टेनियस हीटिंग एंड कूलिंग भी कर सकते हैं, कि अगर हमें 2 कमरे में हीटिंग चाहिए, 8 कमरे में कूलिंग चाहिए तो भी कर सकते हैं। अगर हमें प्रॉपर कूलिंग चाहिए 10 कमरे में तब भी कर सकते हैं। अगर हमें 10 कमरे में प्रॉपर हीटिंग चाहिए तब भी कर सकते हैं हीट पंप के जरिए से। तो ये आपने भी देखा। तो बाकी क्या इजी इंस्टॉलेशन है, इजी इंस्टॉलेशन कैसे हो गया भाई, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पाइपिंग नेटवर्क है यहाँ पे। तो पाइपिंग नेटवर्क जब होगा जहां जहां, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे इजी इंस्टॉलेशन हो जाएगा। कोई डक्टिंग सिस्टम नहीं है, कोई एमएस के पाइप नहीं लगे हुए हैं, कोई चिलर लाइन नहीं है, कोई कूलिंग टावर की लाइन नहीं है। जब कोई लाइन ऐसी नहीं है, खाली आउटडोर यूनिट से हमें खाली इंडोर यूनिट को जोड़ना है और डिस्चार्ज और सेक्शन लाइन है खाली मेरे पास, तो इसका इंस्टॉलेशन क्या हो गया, इजी हो गया। एनर्जी एफिशिएंट, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इट्स वर्क ऑन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। तो इन्वर्टर कंप्रेसर कैसे काम करता है अभी देखा आपने। तो जब इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है तो इसका पावर कंजम्पशन भी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। रिड्यूस कितना हो गया, देखिए दीज सिस्टम आर अप टू 30% मोर एफिशिएंट देन कन्वेंशनल एसी सिस्टम। कन्वेंशनल यानी जो हमारे चल रहे हैं, जो काम में आते हैं, उनसे 30% ज्यादा एफिशिएंट है वीआरवी वीआरएफ। ये जो जितनी भी एफिशिएंसी की हम बात कर रहे हैं, जितने भी हम इकोनॉमिकल बात कर रहे हैं, ये अप टू 250 एंड 300 टीआर तक के हैं। अगर 300 टीआर के ऊपर होगा तो फिर वहां पे वीआरएफ वीआरवी हम इंस्टॉल करेंगे, फिर हम वहां पे चिलर प्लांट ही लगाएंगे। अगर 200-150 टन मेरा आ रहा है तो 200-150 टन 250 टन के लिए हम चिलर प्लांट नहीं लगा सकते, वहां पे हम वीआरवी वीआरएफ को ही इंस्टॉल करेंगे, ताकि हमारा प्रोजेक्ट क्या हो, इकोनॉमिकल हो, रनिंग कॉस्ट भी कम होगी और ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम होगी। अब टुडे नीड अगर वीआरवी वीआरएफ की देखें, बहुत ज्यादा नीड है, क्योंकि पावर कंजम्पशन की हमें बहुत जरूरत है। कदम कदम पे पावर कंजम्पशन हमारे पास आ रहा है, तो पावर कंजम्पशन हमें कम चाहिए। तो इफ यू टेक डिजायर्ड कंफर्ट जोन एंड लोअर कॉस्ट, अगर हमें अपना कंफर्ट जोन से भी हमें हाथ ना धोना पड़े, कंफर्ट जोन भी हमको मिलता रहे, प्राप्त होता रहे, और अगर लो कॉस्ट पे प्राप्त होता रहे तो क्या कहने साहब। तो अगर हमें ऐसा मिले तो हमें क्यों ना वो सबसे अच्छा प्रोजेक्ट होगा। तो इसलिए डिजायर्ड कंफर्ट जोन हमें मिल रहा है लोअर कॉस्ट पे, और वो किससे मिल रहा है, वीआरवी वीआरएफ से मिल रहा है। व्हाट डिफरेंस एंड व्हाई यू मस्ट इन्वेस्ट इन दिस टेक्नोलॉजी, you set a temperature which is based on your cooling and heating और a desired comfort need। यानी अभी जैसे मैंने बताया आपको कि 10 कमरे हैं, अलग अलग कमरे में किसी ने 25 करा हुआ टेम्परेचर, किसी ने 24 किया हुआ टेम्परेचर, किसी ने 18 किया हुआ टेम्परेचर, किसी ने कुछ किया हुआ। तो क्या हुआ, एक ही आउटडोर यूनिट ने मल्टीपल इंडोर यूनिट को कनेक्ट किया हुआ है। जैसे आप यहां देख रहे हैं, एक ही सिंगल आउटडोर यूनिट है, मल्टीपल इंडोर यूनिट है, सीलिंग है, हीटिंग है, और ये देखिए यहां पे सारे मल्टीपल इंडोर यूनिट्स हैं। ठीक है,
अब ये ब्लॉक डायग्राम हम देखेंगे। अब यहां से हम लोग ब्लॉक डायग्राम देखेंगे कि हमारे पास खाली एक ही आउटडोर यूनिट है, एक सीलिंग कैसेट है, एक वॉल माउंट है, एक सीलिंग कंसील्ड है, एक फ्लोर माउंटेड है, एक फ्लोर माउंट कंसील्ड है। ये सारे के सारे इंडोर यूनिट्स हैं। अलग अलग भी लगा सकते हैं इंडोर यूनिट्स, और सेम स्प्लिट एसी भी लगा सकते हैं। दसों कमरे में, जितने भी कमरे हमारे पास हैं, जितने भी हॉल हमारे पास है, जितना भी कंडीशन स्पेस हमारे पास है कंफर्ट जोन में, हम वहां लगा सकते हैं। ठीक है। अब ये ब्लॉक डायग्राम है कूलिंग टाइप वीआरएफ का। अब ये कैसे वर्क करता है कूलिंग टाइप वीआरएफ? देखिए, कूलिंग टाइप वीआरएफ अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास क्या है बच्चा? इन्वर्टर कंप्रेसर है। इन्वर्टर कंप्रेसर में क्या होगा? हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर से कंप्रेसर करेगा, कंप्रेस, और कंप्रेसर कंप्रेस करके कहां भेज देगा? कंडेंसर में भेज देगा। कंडेंसर आपको दिख रहा है। कंडेंसर में क्या होगा? हीट रिजेक्शन होगा, हीट को रिजेक्ट करेगा और कंडेंस हो जाएगा रेफ्रिजरेंट लिक्विड में। तो इसको हमने बोला कंडेंसर। यहां से हीट रिजेक्ट हो गई और हीट रिजेक्ट होकर कंडेंसर से कहां आ गई? इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व। ईईवी क्या है? थोड़ा जूम करिए। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व, ये इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व ईईवी, इसकी वर्किंग, ये कैसे काम करता है, अगर आपको जानना है, समझना है, कमेंट में बताइए। मैं इसकी भी वीडियो आपको बना के समझाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व कैसे काम करता है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व ने क्या किया? रेफ्रिजरेंट को हमारे एक्सपेंड किया, थ्रॉटल किया। अब जब थ्रॉटल करेगा तो क्या होगा? यहां से इसका टेम्परेचर और लो हो जाएगा और ये लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, चिल्ड लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। ये आपको पता है यहां से। अब ये जब इंडोर यूनिट में जाएगा तो क्या होगा? इंडोर यूनिट में जाके एटमॉस्फेयर की एम्बियंट एयर की क्या करेगा? हीट को एब्जॉर्ब करेगा और रेफ्रिजरेंट क्या हो जाएगा? बॉयल हो जाएगा और वेपराइज होके वापस आ जाएगा। वापस आके एक्यूमुलेटर में होता हुआ इन्वर्टर कंप्रेसर में चला जाएगा। इसी तरह सारे इंडोर में इसी तरह वर्किंग होती रहेगी। ठीक है। अब देखिए हीट पंप कैसे काम करता है। तो हीट पंप में जैसे मैंने अभी बताया, हीट पंप में आपका कूलिंग भी होगा और हीटिंग भी होगा, लेकिन इसमें साइमल्टेनियस हीटिंग और कूलिंग नहीं होगी। जैसे मैंने बताया कि 2 कमरे में हीटिंग हो, 8 कमरे में कूलिंग हो, ऐसा नहीं हो पाएगा इसमें। वो होगा हीट रिकवरी में। तो अगर आपको हीट रिकवरी जानना है कि वो कैसे काम करता है, उसकी भी वीडियो हम अलग से बनाएंगे। यहाँ पे हीट रिकवरी अभी हमने नहीं बनाया है। तो हीट रिकवरी आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको जानना है, समझना है तो उसका बताइए, मैं हीट रिकवरी की भी वीडियो अलग से बनाऊंगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। सबसे पहले हम कूलिंग साइकिल देखेंगे। हीट पंप में कूलिंग साइकिल। तो जैसा आपको पता है कि कंप्रेसर हमारा इन्वर्टर कंप्रेसर होता है वीआरएफ में। अब यहाँ पे इसने हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे जो उसको रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस किया। मेरा सुपर हीटेड वेपर यहां से रिजेक्ट हुआ, इसको हमने बोल दिया डिस्चार्ज लाइन। ठीक है। अब डिस्चार्ज लाइन से देखिए चल रहा है। अब ये कौन सा वाल्व आ गया? 4-वे वाल्व। 4-वे वाल्व रिवर्स द रेफ्रिजरेशन साइकिल। क्या करेगा? रिवर्स कर देगा रेफ्रिजरेशन साइकिल को। क्या कर देगा? रिवर्स कर देगा रेफ्रिजरेशन साइकिल को, रिवर्स कर देगा। तो रिवर्स कैसे करेगा? या तो इसको ये रखेगा इवेपोरेटर, इसको रखेगा कंडेंसर, या तो फिर दूसरी बात क्या हो जाएगी? रिवर्स क्या हो जाएगी रेफ्रिजरेशन साइकिल? इसको बना देगा कंडेंसर और इसको बना देगा इवेपोरेटर। जादू है ये। यहां पे बना देगा कंडेंसर, यहां बना देगा इवेपोरेटर। अब ये कैसे वर्क करता है? तो ये देखिए, यहां से इसने डिस्चार्ज लाइन से हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर से उसने रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस किया और ये यहां से कूलिंग वाले वाल्व में ये रेफ्रिजरेंट चल रहा है और कंडेंसर में आ गया। कंडेंसर में जब आया तो इसने अपनी हीट को रिजेक्ट किया एटमॉस्फेयर में। हीट को रिजेक्ट जैसे ही किया तो ये कैसा हो गया? कंडेंस टू लिक्विड हो गया। कंडेंस टू लिक्विड होने के बाद देखिए ये लगाए हुए भाई साहब एनआरवी। एनआरवी कौन है? नॉन रिटर्न वाल्व। यानी यहां से रेफ्रिजरेंट तो जा पाएगा लेकिन यहां से वापस नहीं जा पाएगा रेफ्रिजरेंट। नॉन रिटर्न वाल्व का ये काम होता है। तो अब यहां से रेफ्रिजरेंट मेरा लिक्विड फॉर्म में आ गया और यहां पे नहीं जा पाएगा। ये क्या लगा हुआ है? एक्सपेंशन वाल्व। यहां पे नहीं जा पाएगा। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व लगा, यहां पे नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि यहां पे मेरा एनआरवी लगा हुआ है। एनआरवी में रेफ्रिजरेंट आ जाएगा। ये आ गया। अब ये चल रहा है, ये चल रहा है। ये चलते चलते
ये इसमें आया, यहां पे आया। अब देखिए यहां पे नहीं जा पाएगा रेफ्रिजरेंट क्योंकि एनआरवी लगा हुआ है। एनआरवी देखिए जब ऐसा जो इसका जो मुंह है, जो ऐसा जो इसका ओपनिंग है, वहां पे रेफ्रिजरेंट नहीं जा पाएगा क्योंकि नॉन रिटर्न वाल्व में खाली एक ही तरफ से रेफ्रिजरेंट फ्लो होगा। तो यहां पे नहीं जा पाएगा, तो अब इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व में जाएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व में जाके रेफ्रिजरेंट कैसा हो गया, चिल्ड हो गया। अब चिल्ड हो गया यहां आ जाएगा, तो इन दो यूनिट में हमारा चिल्ड रेफ्रिजरेंट आ जाएगा। अब क्या करेगा, एम्बिएंट एयर को वहां पे हीट एब्जॉर्ब करेगा और खुद कैसा हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा। और बॉयल होके वेपराइज हो जाएगा, वेपराइज होके वापस ये आ गया हमारा, ये यहां से होता हुआ, ये यहां से होता हुआ ये चला गया सक्शन लाइन से कंप्रेसर के अंदर। ये हो गया। इस तरह सारे इंडो यूनिट में कूलिंग टाइप वीआरएफ में वर्क होता रहेगा। अब अगर हम हीटिंग साइड में देखें तो हीटिंग साइड में देखिए क्या होगा, बहुत आसान है। जैसे कूलिंग था वैसी हीटिंग है, क्योंकि 4 वे वाल्व है। देखिए कूलिंग कूलिंग, हीटिंग हीटिंग। देखिए 4 वे वाल्व है, कूलिंग कूलिंग हीटिंग हीटिंग। यानी क्या करेगा, ये रेफ्रिजरेशन साइकिल को रिवर्स कर देगा। यानी जो हमारा इवेपोरेटर था अब उसको बना देगा ये कंडेंसर, और जो कंडेंसर था उसको क्या बना देगा, इवेपोरेटर बना देगा। तो आप देखिए कैसे बना रहा है। देखिए कंप्रेसर अपना काम कर रहा है, मस्त आदमी है। कंप्रेसर कर रहा है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे रेफ्रिजरेंट को फ्लो कर रहा है, तो उसने फ्लो कर दिया। देखिए यहां पे आया। अब ये कैसे आया, यहां पे ये है एच बना हुआ। एच क्या है, हीटिंग, हीटिंग वाल्व। अब यहां पे आया, देखिए यहां से एक, यहां से आया, बाईपास हुआ यहां से एक, यहां पे गया। तो यहां पे जब हमारा सुपर हीटेड वेपर जाएगा तो यहां पे ब्लोअर यूनिट लगी होगी, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये बचा, ये हो जाएगा हमारा कंडेंसर बन जाएगा ये। अब ये हॉट एयर रिजेक्ट करेगा यहां से, ठीक है। अब ये हॉट एयर रिजेक्ट करके वापस आ जाएगा। देखिए एनआरबी से वापस आ जाएगा, यहां पे नहीं आएगा, एनआरबी से वापस आएगा। और कैसा एनआरबी से वापस जब ये एयर को रिजेक्ट कर देगा, तो ये कंडेंसर में आपको मालूम है रेफ्रिजरेंट कैसा हो जाता है, हीट को रिजेक्ट करने के बाद, हीट को रिजेक्ट करने के बाद कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट लिक्विड हो जाता है। तो अब ये लिक्विड यहां से आ रहा है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट यहां से आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। अब यहां नहीं जा पाएगा, ये एनआरवी में जहां नहीं जा पाएगा। अब ये यहां जाएगा, यहां जाकर के इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व में ये क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा, थ्रॉटल हो जाएगा। तो इसका टेम्परेचर और कम हो जाएगा, चिल्ड हो जाएगा। तो ये आ गया अब इसमें आउटडोर में। अब ये आउटडोर मेरा कैसा बन गया, अब ये कंडेंसर नहीं रहा, अब ये बन गया इवेपोरेटर। यानी जो बाहर खड़ा है ऊपर छत पे आउटडोर के सामने, उसको ठंडी हवा मिल रही है, और जो कमरे में बैठा है उसको गर्म हवा मिल रही है। तो ये किसने काम किया, 4 वे रिवर्सिंग वाल्व ने काम किया। अब ये 3 इंडोर लगे, इस तरह वर्क होता रहेगा इसका। अब ये देखिए एक साइड की फोटो है, ये हमारा सक्शन और डिस्चार्ज लाइन की ये पाइपिंग हो रही है, और ये हमारा आउटडोर यूनिट है, इसमें कनेक्ट हो रहा है। अब ये देखिए मेन हेडर है, इससे हमारा सक्शन और डिस्चार्ज लाइन जा रही है। ये हमारा वाई जॉइंट है। वाई जॉइंट क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं। किस तरह करते हैं, आपने डायग्राम में देखा है। ये देखिए एक सक्शन एक डिस्चार्ज जा रहा है, ये वाई जॉइंट लगा हुआ है। इस तरह से साइड की वर्किंग होती है, ठीक है। अब अगर हम काम जो करते हैं, जो टेक्नीशियंस काम करते हैं, और जो हम जैसे आप जानते हैं HVAC वीडियो हम लाते रहते हैं, तो उसके लिए अगर हम यहाँ पे देखें एक नॉलेज के लिए कि 1 टन के लिए हमारा BTU कितना होना चाहिए, 12,000 BTU पर आवर। तो अब इसमें सेक्शन की लाइनिंग कितनी होनी चाहिए, इसका साइज कितना होना चाहिए, 3/8 इंचेस, और ये डिस्चार्ज कितना होना चाहिए, 1/4। ऐसा ही देखिए सबका दिया हुआ है। अब 5 टन के लिए कितना होना चाहिए सेक्शन का पाइप, 7/8 होना चाहिए। डिस्चार्ज कितना होना चाहिए, 1/2 का होना चाहिए, यानी हाफ का पाइप होना चाहिए डिस्चार्ज का। ऐसे देखिए, ऐसे तरह होते करते मैंने 11 टन तक के आपको यहाँ पे डिजाइन साइजिंग करके आपको बताया है, ठीक है। कंक्लूजन की अगर हम बात करें, फॉर स्मॉलर सिस्टम, जैसे मैंने बताया आपको 100 to 300 TR with a limited number of ODU and IDU, the VRF system can be the right solution। अगर हमारा 100 to 300 टन TR आ रहा है हीट लोड, तो उसके लिए हमारा VRF सोल्यूशन ही राइट सोल्यूशन है।
और इकोनॉमी का सोल्यूशन है किसी अदर कंपैरिजन में, चिदर के कंपैरिजन में, ठीक है। हाउएवर स्मॉलर सेंट्रल प्लांट सिस्टम द स्पेस अवेलेबिलिटी फॉर चिदर एंड AHU मे नॉट बी अवेलेबल। जैसे अगर आपको मालूम है जब हीट लोड ही कम आया है किसी साइड का, तो वहां पे जाहिर सी बात है वहां पे इतनी स्पेस नहीं होगी कि हम AHU भी लगा सकें, चिदर प्लांट के लिए प्लांट रूम भी बना सके। तो वहां पे क्या करेंगे हम, वहां पे अगर VRF इंस्टॉल कर देंगे तो VRF एक अच्छा सोल्यूशन है, एक बेटर सोल्यूशन है, ठीक है। इस तरह हम वहां की कॉम्प्लेक्सिटी को मिटा सकते हैं और पावर कंजम्पशन रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। आप बताइए कैसी आपको लगी प्रेजेंटेशन, और इसी तरह की वीडियो आप चाहते हैं तो बताइए कमेंट में करके। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।